नमस्कार साथियों। इतिहास, कला और संस्कृति, इसमें आप पारंगत हो चुके होंगे। भूगोल के ग्लोब पर राजस्थान में सुदूर यात्राएं भी आप कर चुके होंगे। पॉलिटी में आयोग और संस्थाएं भी कहीं ना कहीं दिमाग में फिट हो ही चुकी होंगी। रही बात नगरपालिका एक्ट की, तो उसमें आप जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस धारा में क्या कहा गया है। आप धाराएं याद कर रहे होंगे, भूल रहे होंगे, फिर याद कर रहे होंगे, फिर भूल रहे होंगे। ये याद करने और भूलने का जो ये क्रम है वो अभी कुछ दिन और चलेगा। सबसे इजी और सबसे अच्छे टॉपिक तो वो योजनाएं और नियम है वो लग रहे होंगे। कितने अच्छे, कितने छोटे। काश क्यों ना 15-20 सवाल वहीं से ही आ जाए। 80 नंबर का पार्ट ए जीके और 40 नंबर का पार्ट बी नगरपालिका एक्ट, रूल्स और योजनाएं, यानी मैक्सिमम 120 नंबर का लक्ष्य है जो आपके सामने है और जिसके लिए आप पिछले 6 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन साथियों, सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए एक सशक्त रणनीति यानी प्लानिंग और दूसरा उसका सतत अभ्यास यानी कि रिवीजन भी उतना ही जरूरी है। अब जो समय शेष है उसमें अगर रणनीति की दृष्टि से देखें तो कुछ भी विशेष नहीं बचा है। मैं अंतिम 60 दिनों की रणनीति आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। अब मैं फिर से अगर अंतिम 50 दिनों की रणनीति, अंतिम 40 दिनों की रणनीति, अंतिम 30 दिनों की रणनीति, इस तरह से अगर डिस्कस करने के लिए अगर वीडियो लेकर आऊं तो वो बेकार की बात है। मैं जब आपसे अंतिम 60 दिनों की रणनीति के बारे में बात कर रही हूं तो इसका मतलब यह है कि अंतिम 50 दिन, अंतिम 40 दिन, लास्ट के 10 दिन भी उसमें इंक्लूड है। इसलिए केवल वीडियो बनाने के लिए अगर वीडियो बनाऊं तो वो कोई सार्थक बात नहीं है। उससे आपका भी अमूल्य समय खराब होगा और मेरा भी। इसलिए अब जो महत्वपूर्ण बात है वो है रिवीजन। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, और मेरी तो सलाह ये भी है कि जितना ज्यादा आप सेल्फ रिवीजन करेंगे उतनी ही आसानी से परीक्षा की वैतरणी को पार किया जा सकता है। तो ये तो थी आपकी स्थिति कि आप कौन सी मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, आपकी क्या सिचुएशन है। मेरा जो आज का मुद्दा है वो है कि इन बातों पर चर्चा करना कि ईओआरओ एग्जाम में प्रश्न पत्र को किस प्रकार से हल किया जाए, नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार से बचा जाए, और इसी तरह से कुछ विद्यार्थियों की एकाध जिज्ञासाएं हैं कि भाई कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें। तो इन्हीं सभी बातों पर आइए चर्चा करते हैं। अब जो समय बचा है उसमें केवल प्रैक्टिस की जा सकती है और प्रैक्टिस ही की जानी चाहिए भी। प्रैक्टिस से और केवल प्रैक्टिस से ही नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सकता है और पेपर को इजीली हैंडल भी किया जा सकता है। इसी से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है और बहुत से स्टूडेंट आजकल इस प्रश्न को पूछ भी रहे हैं कि भाई ईओआरओ एग्जाम में हम कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पूछा जाने वाला प्रश्न भी है। एक मायने में तो मुझे ये बहुत ही हास्यास्पद प्रश्न लगता है, क्योंकि इसका जवाब तो पेपर के लेवल पर, आपकी क्या तैयारी है उस पर, आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है और कोई भी उसको लेकर कैसे भविष्यवाणी कर सकता है। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं, आपके सभी प्रश्नों के जवाब सही है, तो आप बेशक 120 में से 120 प्रश्न अटेम्प्ट करें। किसने मना किया है? किसी ने नहीं रोका है, कोई मना ही नहीं है। निसंदेह आप मेरिट में होंगे। किंतु धरातल पर जो स्थिति है, या यूं कहें कि सामान्य जो स्थिति है, उसमें अगर देखा जाए तो सभी लोगों को सारे प्रश्नों के जवाब नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आमतौर पर एक मेथड, एक कॉमन मेथड अपनाया जाता है, एक सामान्य विधि अपनाई जाती है।
हम उस पर चर्चा करते हैं। वो क्या है? अगर आप पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो इसको ध्यान से समझें। प्रश्न पत्र को 3 से 4 राउंड में हल करने का प्रयास करें। पहले राउंड में 120 में से सिर्फ उन सवालों को हल करें जिनको पढ़कर आप खुशी से उछल जाएं, यानी जो आपको पूरी तरह से आते हो, जिन पर आपको 100% ये कॉन्फिडेंस हो कि आपका जो जवाब है वो एकदम सही है। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले हल करें। ये था पहला राउंड। पहला राउंड यही समाप्त होता है। इसके बाद में दूसरे राउंड में उन सवालों को हल करें जिन पर आपका फुल कॉन्फिडेंस ना हो, यानी आप जहां पर कंफ्यूज हो, 50-50% वाली सिचुएशन हो, यानी जहां 4 में से कोई जो 2 विकल्प है वहां पर आपको लगे कि भाई इन 2 विकल्पों का तो उत्तर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे उन 2 विकल्पों को, जो एक प्रचलित मेथड है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, तो एलिमिनेशन मेथड से उन 2 विकल्पों को, वो जो 2 ऑप्शन है जो आपको लगते हैं कि भाई उत्तर से इनका कोई संबंध नहीं है, तो उनको अपने दिमाग से एलिमिनेट कर देवें, यानी बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद में जो 2 ऑप्शन और बचते हैं जहां पर किसी एक के सही होने की आपको संभावना लगे, तो वहां पर सोचे, विचार करें शांति से, और फिर सही उत्तर के बारे में एक तर्कपूर्ण अंदाजा, गौर कीजिएगा मेरे शब्द पर, तर्कपूर्ण अंदाजा अगर आपको लगे, कोई भूली भटकी कोई याद, कोई स्मृति आ जाए, तो फिर आप उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। दूसरा राउंड यही समाप्त होता है। नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है परीक्षा में। 1/3 भाग माइनस मार्किंग की व्यवस्था है EORO एग्जाम में। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जहां पर 3 विकल्पों को लेकर आपके सामने भ्रम की स्थिति होती है। तो यह तीसरा राउंड, जहां पर संभावना है कि आपका जो जवाब है वो सही हो भी जाए और नहीं भी, इसलिए यहां पर जोखिम उठाया जा सकता है, किंतु तब जब आपको लगे कि जो पहला वाला राउंड था वहां पर आपके 60 से 70% प्रश्न सही हो रहे हो, यानी जब आपको लगे कि भाई आपका जो प्रश्न पत्र है वो 60 से 70% उसके प्रश्न आप एकदम एक्यूरेट, एकदम सही हल कर चुके हैं, एकदम उनके जवाब आपके सही है, तब आप यहाँ पर जो 3 विकल्पों में भ्रम वाली स्थिति है वहां पर रिस्क ले सकते हैं। दूसरे राउंड में आपने ये देखा था कि भाई दोनों विकल्पों में से कौन सा वाला सही है, तो इस जो तीसरा राउंड है इसमें ये देखें कि भाई ये 3 विकल्प है जहां पर आपके सामने भ्रम की स्थिति है, तो उनमें से कौन सा वाला विकल्प सही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर उल्टा चले, धैर्यपूर्वक सोचे, दिमाग पर जोर डाले, और संभावना है भी कि आप सही उत्तर को खोजने में आपको सक्सेस मिल भी जाए। देखिए साथियों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर चांस लिया जा सकता है, किंतु आपको अंधाधुंध तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा फिर ये नेगेटिव मार्किंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सफलता के चांसेस कम होते जाएंगे। और कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में मात्र 5-10 नंबरों से आप रह जाएं और फिर खुद को कोसते रहे कि काश मैंने वो तुक्के नहीं लगाए होते। चौथे चरण में अब आपके सामने सिर्फ वे प्रश्न बचते हैं जिनको पढ़कर आपको लगता है कि अरे ये कहां से आ गया, ये कहां से पूछ लिया, यानी कि इन प्रश्नों के जवाब आपको पूरी तरह से नहीं आते हैं। चारों ही ऑप्शन ना तो आपसे परिचित है और न आप उनसे परिचित हैं। यानी देखा जाए तो ये जो चौथा राउंड है पूरी तरह से किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत का कनेक्शन हो जाए तो कोई तुक्का निशाने पर लग भी सकता है, किंतु मेरी ये राय है कि अब आपके पास में परीक्षा हॉल में बहुत कम समय रह गया होगा, लेकिन अक्सर विद्यार्थी इस लास्ट टाइम में अंतिम जो 2, 5 या 10 मिनट आपके पास में जब बचते हैं तो वो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि चलो सारे ही प्रश्न हल कर देता हूँ, ये गोला भी काला कर देता हूँ, जो बचे हुए हैं ये सारे गोले में काले कर देता हूँ। किंतु मेरा ये मानना है कि अंतिम समय में इस मोह से बचना चाहिए।
बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय यहाँ पर आप मत लीजिए। आपके पास में बस कोई 10-1 मिनट बचे हुए हैं। इससे अच्छा तो ये है कि आप एक बार अपने प्रश्न पत्र को ही दोबारा चेक कर लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। और ये भी अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ये कल्पना कीजिए कि कुछ देर बाद आप परीक्षा हॉल से बाहर होंगे, आप 10-15 घंटे की नींद ले रहे होंगे, या 2 महीने से जो वेब सीरीज आपने या जो मूवी आपने नहीं देखी है आप उसका आनंद ले रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क यहाँ पर मत लेवे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों की ये आदत होती है जो सोचते हैं कि चलो ये भी कर देता हूँ, चलो ये वाला भी कर देता हूँ, देखा जाएगा, माइनस का नहीं तो कम से कम बराबरी का मामला तो हो ही जाएगा। ऐसा मत करें, क्योंकि परीक्षा हॉल में जो आपकी मनोस्थिति होती है वो बिल्कुल ही अलग तरह की होती है। और जब शाम तक आप घर पहुंचते हैं, शाम तक जब विभिन्न माध्यमों से आंसर की जारी होती है या कट ऑफ को लेकर लोग जब भविष्यवाणियां करेंगे, तब हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। इसलिए ये जो लास्ट का समय बच रहा है वहां पर आप शांत चित्त रहें। यहाँ पर डिफेंसिव मोड पर खेलना जरूरी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। आपके लिए हर सवाल नौकरी का सवाल है। यहाँ पर आप बिना सोचे समझे और उतावलेपन में जवाब देकर बेवजह अपने करियर में बवाल ना खड़ा करें। अगर 2-4 सवाल बचते हो तो फिर भी रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन अगर अंत में आपके सामने 15 से लेकर 25 सवाल बचते हो और वहां पर अगर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तुक्के लगाएं तो निश्चित रूप से ये नुकसान का ही सौदा साबित होगा। अतः यहां आप शांत चित्त रहे, धैर्य रखें, बुद्धिमता पूर्वक काम लीजिए, कोई खुराफात मत करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपने देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आज ही उन्हें देखें। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। मैं तो ये कहूंगी कि लास्ट 10 दिन में टेस्ट सीरीज भी सॉल्व ना करें, बल्कि घर पर ही एमसीक्यूज की सेल्फ प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा सेल्फ रिवीजन करेंगे, उतना ही आप अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस करें, सेल्फ रिवीजन करें, अभ्यास करें, किसी भी प्रकार की अफवाह के शिकार ना बने, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, बैलेंस बनाकर चलें, और हड़बड़ी में गड़बड़ी तो बिल्कुल भी ना करें। अंत में यही कहते हुए आज की इस चर्चा को विराम देती हूं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।